नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आपके सामने एक विज्ञप्ति है। आप यहाँ देखिए कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर जो कि डेट दे रखी है 17/10/2022 की। यह विज्ञप्ति जो है विद्या संबल योजना के नाम से जारी की गई है। इसकी जो घोषणा की गई थी वो 31/3/2021 यानी मार्च 2021 में। इसके पत्र क्रमांक संख्या है P1750 शिक्षा 2021। यहाँ आप देख सकते हैं जयपुर से। अब आप ये देखिए कि इस विद्या संबल योजना में क्या है, हम इसकी पूरी बात करेंगे कि इसके अंदर योग्यता क्या चाहिए, आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं चाहिए, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, यानी कब तक यह लागू रहेगी। तो हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। आप बहुत गौर से और इस वीडियो को पूरा देखें, और जिसको भी विद्या संबल योजना के अंतर्गत फॉर्म लगाना है या जो असमंजस हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के कॉल आए हैं कि फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, तो जो आप इसके अंतर्गत जो विद्या संबल के अंतर्गत अभ्यर्थी फॉर्म लगाना चाहते हैं वह गेस्ट फैकल्टी के रूप में फॉर्म लगाएंगे। तो देखिए कौन कौन से पद हैं, इनकी योग्यता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताएं। तो अब हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पद का नाम है व्याख्याता, जो विभिन्न विषय हैं, जो भी विषय आपके चलते हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, सोशियोलॉजी है, और ज्योग्राफी है, विशेष हिंदी है, तो इंग्लिश है, जो भी व्याख्याता के पद है, मैथ है, साइंस के अंतर्गत है, सभी। योग्यता क्या होगी? राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार ये इसकी योग्यता होगी। फिर अगला पद है वरिष्ठ अध्यापक, जिसे हम सेकंड ग्रेड भी बोलते हैं, जिनके भी विभिन्न विषयों के अंतर्गत है। इसकी योग्यता भी वही है, राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 से संबंधित पद और विषय वर्णित प्रावधानों के अनुसार। फिर आता है अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय। इसके अंतर्गत इसकी योग्यता बदल जाती है। इसको आप देखिए कि अध्यापक लेवल 2 में क्या है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 से में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार। यानी अध्यापक लेवल 2 और अध्यापक लेवल फर्स्ट के अंतर्गत आपको रीट क्लियर होना आवश्यक है। परंतु जो रिटायर्ड टीचर है, जिनकी उम्र 65 वर्ष से कम है, वो भी इसके अंतर्गत फॉर्म लगा सकते हैं। उनको रीट की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षक, इनमें भी इनकी योग्यता वही है। अब आप देख सकते हैं, आगे हम बात करते हैं कि इसमें कुछ नियम और शर्तें हैं। आप देखिए, गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। जो उसकी न्यूनतम आयु जो होगी वो सेवा नियमों में जो है वही रहेगी। दूसरा पॉइंट देखिए कि विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त या निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। सेवानिवृत्त भी लगाए जा सकते हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ निजी अभ्यर्थी भी इसमें पात्र हैं। तीसरा जो बिंदु है वो है सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उनकी जो न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हुई हो। यानी परंतु अध्यापक लेवल 1 और अध्यापक लेवल 2 के लिए शिक्षकों हेतु रीट उत्तीर्ण होना बाध्यता नहीं होगी। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। इसकी अधिकतम आयु जो दे रखी है, आयु सीमा आप देख सकते हैं यहाँ पर 65 वर्ष है, यानी 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा होगी। पांचवा बिंदु है कि भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए, जैसे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद और विषय से संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य। सीधा सा अर्थ है कि आप अंग्रेजी विद्यालय में या अंग्रेजी विषय पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अंग्रेजी में ही दक्ष होना होगा। रिक्तियां, ये कह रहा है कि भाई विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रूप से, आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रूप से, यानी ये हो सकता है कि कोई विद्यालय में टीचर तो लगा हुआ हो पर उसको कई और जगह उसको पद दे दिया हो, तो वह स्पष्ट रूप से रिक्त नहीं कहा जाएगा। स्पष्ट रूप से रिक्त का मतलब सीधा है कि उस सब्जेक्ट का टीचर कहीं पर भी हो, वहाँ से पेमेंट नहीं उठाता हो, यानी वहाँ से सैलरी उसको नहीं मिलती हो। अगला है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया में प्रथमतः लगाया जाएगा। यानी जो पहले लगे हुए हैं उनको सबसे पहले लिया जाएगा।
कम से कम एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जा सके पदों को स्पष्ट रिक्ति के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आपको जो जानकारी है वो कहाँ से मिलेगी, इसके बारे में देखिए। रिक्तियों का जो प्रकाशन है वो प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक संबंधित विद्यालय या पीओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, क्षेत्र के ग्राम के सार्वजनिक स्थान पर जहाँ भी है, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय पर, तथा इसकी विभागीय वेबसाइट है कि education.rajasthan.gov.in पर इनकी रिक्तियों का जितना भी ब्यौरा है, जितनी भी जानकारी है रिक्तियों की, वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन जो प्रक्रिया है वह 65 वर्ष तक जो सेवानिवृत्त है वह इसके अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। और इसमें यह कह रहा है कि निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने हैं निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो आगे आ जाएगी। वैसे इसकी अंतिम तिथि 2 से लेकर 4 नवंबर तक ही है। विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य या पीओ को स्वयं व्यक्ति से विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने होंगे। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। यहाँ सीधी सी बात है कि इसकी योग्यता की उम्र देखी जाए तो अधिकतम उम्र 65 वर्ष है। पहले तो आप ये ध्यान रखें। सेवानिवृत्त टीचर लग सकता है और निजी अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकता है। दूसरी चीज, जितने भी क्रमशः 1 से लेके 12 तक इसमें आपको आवश्यक दस्तावेज लगाने हैं तो उनकी फोटोकॉपी वो लगानी है और वो आपको स्व प्रमाणित करनी है, यानी आपके खुद के हस्ताक्षर होंगे। एक फिर ये कह रहा है कि समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि, इसकी जो अंतिम तिथि है वह 4 नवंबर है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। फॉर्म आपको जमा कराने हैं 2 से 4 तारीख तक। कल 1 नवंबर है। 1 नवंबर तक उनको सभी जगह जितनी भी रिक्तियां हैं वहाँ विद्यालय और क्षेत्र के सार्वजनिक स्थल, गाँव के सार्वजनिक स्थल पर लगाने होंगे और आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको 2 से 4 तारीख तक व्यक्ति से स्वयं को उपस्थित होना है। जहाँ भी आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ पर आपको उपस्थित होकर ही आवेदन करना होगा। आगे वरीयता का निर्धारण क्या होगा। इस वरीयता के निर्धारण के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि 75% जो है वह तो आपकी बीए, यदि आप सेकेंड लेवल, ग्रेड 3 के सेकेंड लेवल और सेकेंड ग्रेड का फॉर्म अगर आप सबमिट करते हैं तो उसके लिए आपको बीए के 75 और आपकी बीएड के 25 मार्क्स यहाँ अंक भार जोड़ा जाएगा। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए या व्याख्याता के लिए अगर आप फॉर्म लगाते हैं तो एमए के 75% और बीएड के 25% आपका वहाँ पर अंक भार जोड़ा जाएगा। यदि आप प्रथम लेवल ग्रेड थर्ड में प्रथम लेवल के लिए लगाते हैं तो 12th के 75% और बीएसटीसी या डीएलएड के 25% अंक भार को जोड़ा जाएगा। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर ये कह रहा है कि अगर समान अंक होते हैं, एक समान अंक हो जाते हैं, जो अधिक आयु वाला अभ्यर्थी है उसको वरीयता दी जाएगी। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। एक बहुत अच्छी बात है, गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। जहाँ भी साक्षात्कार होता है वहाँ पर थोड़ी सी धांधली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहाँ पर नेतागिरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। और इसको बेस बनाया गया है आपकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसके प्राप्तांकों का 75% और आपने जो प्रशैक्षणिक योग्यता यानी बीएड और बीएसटीसी वगैरह जो भी की है उसका 25% अंक भार जोड़ा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत इसके पदनाम और ये जो होगा, ये इसमें समिति बनाई है वो क्या है। कोई आपको लगता है कि परिवेदना प्रस्तुत करनी है तो इसकी एक समिति है, उसके 7 दिवस के अंतर्गत प्रस्तुत करनी होगी। और इस समिति के अंतर्गत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष होंगे, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक के सदस्य हैं और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक वाले वो भी सदस्य हैं। संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वो भी इसके अंतर्गत सदस्य होगा। ये इनके समिति बनेगी इस प्रकार से। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका मानदेय कितना है। ये जो विद्या संबल योजना है इसका जो मानदेय है वो प्रति घंटा यानी 60 मिनट के हिसाब से दिया जाएगा। और लेवल प्रथम के लिए 1 से 8 तक, लेवल प्रथम और द्वितीय दोनों आ जाएंगे, प्रारंभिक शिक्षा बोल सकते हैं हम इसको। और कक्षा 1 से 8 तक 300 रुपये प्रति घंटा या अधिकतम 21,000 रुपये। वरिष्ठ अध्यापक का 9 से 10 तक के लिए 350 रुपये प्रति घंटा या 25,000 रुपये अधिकतम मानदेय होगा। प्राध्यापक
या लेक्चरर जो भी आप बोलते हैं, व्याख्याता, उसके कक्षा 11 से 12 के लिए जो कि 400 रुपये प्रति घंटा या अधिकतम 30,000 रुपये मानदेय होगा। प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षक ये दोनों इनको मान सकते हैं कि प्रति घंटा 300 रुपये या अधिकतम 21,000 रुपये इनका मानदेय होगा। आगे जो शर्तें हैं उन शर्तों को बहुत गौर से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी। यानी 7 दिवस, 4 तारीख से आप यहाँ मान के चलिए कि 12 तारीख तक पता चल जाएगा किसको कहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, प्राचार्य या पीओ द्वारा नियत किए गए दिनांक और समय पर वे कार्य करने उपस्थित होंगे। अगला है कि निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दी जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकता है। यानी यहाँ आपको तिथि देंगे अधिकतम 19 तारीख, शायद नीचे इस टेबल में है। तो अगर आपका चयन हो जाता है और आप कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो सेकंड नंबर पर जो अभ्यर्थी होगा उसको मौका दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत या नियमित प्रक्रिया के पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, पूर्णतः अस्थायी तौर पर यानी 6 से 7 माह तक के लिए ही आपको रखा जाएगा। उसके बाद हम अगर बात करें तो आप यहाँ देखिए कि गेस्ट फैकल्टी में लगाए गए निजी अभ्यर्थी या सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 31/3/2021 में वर्णित है। यहाँ पर वहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए गए थे वही दिशा निर्देश में यहाँ रखा जाएगा। अगला बिंदु है कि गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य करेगा या पीओ द्वारा किया जाएगा। जो भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगेगा उसका नियमित अवलोकन किया जाएगा। उसकी कार्यकुशलता अगर निम्न पाई जाती है, दुराचरण पाया जाता है या अनियमितता या कार्य में अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य या पीओ द्वारा बिना कारण बताए, कोई भी कारण नहीं है, बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा। यानी उसको वहाँ से हटाया जा सकता है, पद मुक्त किया जा सकता है। टाइम टेबल जो है आपकी विज्ञप्ति का, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि दिनांक 1/11 यानी कल विज्ञप्ति और रिक्तियों का प्रकाशन कर दिया जाएगा, जो कि मैंने बता दिया, या तो विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, क्षेत्र या ग्राम के सार्वजनिक स्थल पर और पंचायत भवन के आसपास। दिनांक 2/11 से 4/11 तक विद्यालय समय में, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि ये ऑफलाइन आवेदन होगा। तो आवेदन की जो तिथि है वो 2 से लेके 4 तारीख तक इसकी आवेदन की तिथि है। अगला है कि प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना। वह सूची प्रकाशित करेंगे कि किस किस ने आवेदन भरे हैं, तो वह डेट है आपकी 5/11 तक। पात्रता की जांच और वरीयता सूची, अस्थायी तौर पर जो वरीयता सूची बनाई जाएगी और जारी की जाएगी वो है 7 तारीख तक। पात्रता की जांच की जाएगी कि यह पात्र है या नहीं है और उसके बाद में ये सूची बनाई जाएगी। फिर है आपत्तियां मांगना। वो आपत्ति मांगेंगे 9/11 तक आपत्तियां मांग सकते हैं, आप आपत्ति दे सकते हैं। 7 दिन हो गए, 2 से लेके 9 तारीख तक 7 दिन। अंतिम वरीयता सूची जो स्थायी रूप से दी जाएगी वो 10/11 यानी 10 नवंबर को अंतिम वरीयता सूची दी जाएगी। और फिर जो अंतिम वरीयता सूची में पात्र माने जाएंगे अभ्यर्थी, उनके लिए आप दिनांक 11 यानी जो 11 तारीख है उसमें मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जो स्थायी तौर पर वरीयता सूची बनेगी उनके मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी 11 तारीख को। 12 नवंबर को क्या होगा, आदेश जारी किए जाएंगे कि किसको कार्य ग्रहण दिया जा रहा है। और दिनांक 19/11 तक यानी 19 नवंबर तक कार्य ग्रहण की अंतिम तिथि, यानी 12 से लेके आप 19 तक कार्य ग्रहण कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये पूरी जानकारी है। आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना, ये इसके साथ में आवेदन का प्रारूप दे रखा है जो ऑफलाइन होगा। ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आपको वहाँ से मिलती रहेगी। अब ग्रेड 3 की जो भी अध्ययन सामग्री है वो वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी और वहाँ पर आपको डेली अब कोई ना कोई टॉपिक, एक क्रम से टॉपिक आपको वहाँ पर अध्यापन करवाया जाएगा। आवेदन का ये प्रारूप देख सकते हैं आप। आपको 1 से 12 तक आवेदन लगाने, पहले में माध्यमिक, फिर उच्च माध्यमिक, स्नातक, अधिस्नातक यदि आप एमए के लिए, व्याख्याता के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, फिर बीएड या समकक्ष, डीएलएड या उसके समकक्ष वर्ष प्रतिशत यहाँ संलग्न करने हैं। रेट, अगर आप
अध्यापक थर्ड के लिए, थर्ड लेवल के लिए लगाते हैं, जैसे फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल थर्ड ग्रेड के लिए लगाते हैं, तो रीट उत्तीर्ण का वर्ष और प्रतिशत कितने हैं वो, निवास का पता स्थायी और वर्तमान, मोबाइल नंबर, जाति, और अगर आप आरक्षित हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगाएं। अन्य विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यक्ता, यहाँ भी आपको लगाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र जरूर लगाएं। 2 राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र लगाने हैं 11 और 12 नंबर पर, और आवेदन पत्र के साथ 1 से 12 तक ये आपको लगाना है। और शपथ पत्र तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहिए, शपथ पत्र अंतिम जब आपका चयन हो जाएगा तब आपको शपथ पत्र देना है। ये शपथ पत्र का प्रारूप है। आपको अगर इसको प्रिंट करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से प्रिंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ जाकर आप इसे लिंक कर सकते हैं। ये आप यहाँ से, ये आपकी पूरी डिटेल। अब आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, इसके बारे में जो आपको आपका स्वविवेक काम करेगा। अगर आप बड़ी तल्लीनता से सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जिससे मैं ग्रेड थर्ड कहना ज़्यादा उचित रहेगा, अगर आप सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक या ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तब तो आपको इसको फॉर्म को नहीं भरना चाहिए, क्योंकि यह मात्र 6 या 7 महीनों के लिए ही है। आगे अगर पद खाली रहते हैं, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ जब भी पद भरे जाएंगे तो आपको अस्थायी तौर पर लगा रहे हैं, यानी आपको वहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा, आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। तो अगर आपको वाकई लंबा चलना है और आपने सपना देख रखा है सरकारी नौकरी का, तो आपको यहाँ ज्वाइन नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति काम नहीं दे रही है, आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, आपको वर्क करते हुए अध्ययन करना पड़ेगा, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज़, और या किसी एग्ज़ाम में आप किसी माइनर में नंबर से रह गए हैं, 1 नंबर से या पिछली बार कहीं से भी, तो भी आपको ये फॉर्म नहीं भरना है। छोटे से लोभ में नहीं पड़ना है, और अगर आपको लगता है कि आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अध्ययन करना है, तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। इसकी डिटेल ये आपको मिल चुकी है। कल जितने भी विद्यालय हैं जहाँ भी रिक्त पद होंगे, वहाँ पर ये सूचना चस्पा कर दी जाएगी। बहुत सी जगह पर चस्पा कर दी गई है, और 2 से 4 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रत्येक आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको फ़ोटोकॉपी करवाकर सत्यापित करना है। उसके बाद में आपको स्वयं को उपस्थित होकर जिस विद्यालय में आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ पर आपको आवेदन करना है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।